उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा की सीटों पर साथियों उपचुनाव होना है, ये आप भली भांति जानते हैं। और इन 9 सीटों पर तमाम पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी व समाजवादी पार्टी अपने दम पर अकेले अकेले इस बार उपचुनाव में उतरी है, तो वहीं पर बीजेपी एनडीए वाला गठबंधन के तहत ही इन उपचुनाव की सीटों पर प्रत्याशी उतारे हुए हैं। और आज साथियों बात करने वाला हूं आपके सामने 9 सीटों में से मुख्य जो हॉट सीट है खैर विधानसभा की सीट। मैं आपके सामने खैर विधानसभा की सीट को लेकर उसका सटीक सर्वे व विश्लेषण लेके आया हूं, जो आपको जानना बेहद जरूरी है। बहुजन समाज पार्टी के लिए सीट पर क्या कुछ संजीवनी हो सकती है और क्या कुछ संजीवनी हो सकती थी, यह भी साथियों मैं आपको यहां पर बताऊंगा। हालांकि वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी की स्थिति इस सीट पर मजबूत मानी जा रही है और जो मुख्य मुकाबला माना जा रहा है वो बहुजन समाज पार्टी व बीजेपी में माना जा रहा है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी इस सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी वर्सेस बीएसपी में ही था। और एक तरफ साथियों बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने अपने 3 दिग्गज नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया है। यह भी साथियों आपको पूरी खबर बताऊंगा। और खैर की विधानसभा सीट का जातीय समीकरण क्या कुछ कहता है, यह भी साथियों आपको बताऊंगा। और तमाम जो वायरल खबरें हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है वो भी आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। नमस्कार साथियों, मैं हूं आर्यन बोध और आप देख रहे हैं बिग नेट टीवी। आज आपको बताने वाला हूं खैर विधानसभा सीट का जातीय सर्वे। पहले आपको बताऊंगा इस सीट पर आखिरकार प्रत्याशी कौन कौन है जो मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी की तरफ से खैर विधानसभा की सीट पर सुरेंद्र दलेर विधानसभा के प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से यहां पर डॉक्टर चारू केन जो प्रत्याशी है वो मैदान में डटी हुई है। और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से खैर की विधानसभा सीट पर डॉक्टर पहल सिंह प्रत्याशी बनाए गए हैं जो दलित समाज से आते हैं। आखिर साथियों ये सीट बहुजन समाज पार्टी के लिए ज्यादा मायने क्यों रखती है, क्योंकि जो यहाँ का जातीय गुणागणित है वो बहुजन समाज पार्टी अगर यहाँ का टिकट सही बंटवारे से करने लगे तो बड़े आराम से बहुजन समाज पार्टी इस विधानसभा की सीट को जीत सकती है, अपने नाम कर सकती है। इस बार क्या कुछ होगा बहुजन समाज पार्टी का वो आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा पता लग जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस सीट पर जातीय आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं। खैर विधानसभा की सीट पर जाट समाज का वोट बैंक सबसे ज्यादा है, जो कि 1,15,000 के आसपास है, जो जाट समाज का वोट बैंक है। जाट समाज के बाद जाटव समाज यानी कि दलित समाज, इनकी भी अच्छी खासी यहाँ पर जनसंख्या है, वोट बैंक है, जो तकरीबन 70,000 के आसपास है। यानी कि जाटव समाज भी इस सीट पर किसी भी प्रत्याशी को चुनाव जितवा सकता है और चुनाव हरवा भी सकता है। 70,000 मतदाता खैर विधानसभा की सीट पर जाटव समाज के हैं। ब्राह्मण समाज की अगर बात करी जाए तो ब्राह्मण समाज का वोट बैंक भी खैर सीट पर लगभग 60,000 के आसपास है। अगर यहाँ पर वैश्य समाज की बात करें, बनिया समाज की बात करें, तो बनिया समाज का वोट बैंक भी खैर विधानसभा सीट पर 35,000 है। अगर यहाँ पर सूर्यवंशी की बात करें तो 30,000 वोट बैंक यहाँ पर सूर्यवंशी समाज का है। और 25,000 साथियों यहाँ पर अन्य एससी समाज का वोट बैंक भी है। यानी कि 70,000 टोटल दलित समाज, यानी कि 70,000 एससी समाज में जाटव समाज का है, चमार समाज का है, तो वहीं पर 25,000 अन्य एससी समाज का वोट बैंक भी सीट पर देखने को मिलता है। कुल मिलाकर 1 लाख के आसपास दलित समाज का वोट बैंक भी इस सीट पर है। अगर बात करें मुस्लिम समाज की तो मुस्लिम समाज का वोट बैंक यहाँ पर 30,000 के आसपास है। यानी कि अगर बहुजन समाज पार्टी इस सीट पर मुस्लिम समाज का आधा वोट बैंक भी लेती है और दलित समाज का 80% वोट बैंक मिल जाता है और बाकी पिछड़े समाज का जाट समाज में से 20 से 30,000 वोट मिल सकता है, तो बड़े आराम से इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीत सकती है। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी ने चुनाव में जीत दर्ज की थी। अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी की तो 2002 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने जीत दर्ज की थी। सिर्फ एक बार इस पर बीएसपी चुनाव जीती है। और जहां तक अगर मैं बात करूं तो 31 साल से पिछले समाजवादी पार्टी सीट पर अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। तो ऐसे में साथियों 2022 के विधानसभा चुनाव में जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन था आरएलडी के साथ में, ये सीट आरएलडी के खाते में चली गई थी। लेकिन आरएलडी कहे, समाजवादी पार्टी कहे
2022 में तीसरे नंबर पर रही थी और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी 2022 के विधानसभा के चुनाव में। तो इस बार भी जो मुकाबला यहाँ पर देखा जा रहा है वो बहुजन समाज पार्टी व बीजेपी के बीच देखा जा रहा है, क्योंकि दोनों के टिकट बंटवारे काफी अच्छे किए गए हैं, तो इनमें कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। आपको क्या लगता है इस सीट पर कौन जीत पाएगा? अपना कमेंट जरूर दें। और अब साथियों आपको बताऊंगा बहुजन समाज पार्टी ने जिन 3 नेताओं को अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया वो कौन कौन से दिग्गज नेता है बीएसपी के और उनको क्यों पार्टी से बाहर निकाला गया। जो साथियों बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव है मुनकाद अली, वो साथियों अपने बेटे की शादी कर रहे थे, यानी कि उनके बेटे की कल शादी की गई और उस शादी में तमाम बीएसपी के नेताओं को इनविटेशन मिला था आने का। लेकिन जो मुनकाद अली बीएसपी के नेता है और जो समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद है मोहम्मद कादिर राणा, ये दोनों आपस में समधी है, यानी कि मुनकाद अली की बेटी कादिर राणा के बेटे के घर की बहू है। तो ऐसे में साथियों वहां पर जो आना था, इनके बेटे की जब शादी हुई कादिर राणा के बेटे कमाल की शादी, तो उसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं के आने की भी चर्चा चली और बहन कुमारी मायावती की तरफ से बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेताओं को यह निर्देश था कि कोई भी बीएसपी का नेता इनकी शादी में नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी के नेताओं का भी आना लाजमी था। तो वहां पर फोटो सेशन होगा, पार्टी होगी, तो फिर साथियों गड़बड़ कुछ भी हो सकता है और पार्टी का नाम भी कहीं ना कहीं बदनाम समाजवादी पार्टी के लोग या बीजेपी के लोग या गोदी मीडिया कर सकता है। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी ने उस शादी में जाने से बीएसपी के नेताओं को मना किया, वरना शादी भी बीएसपी के नेता के बेटे की हो रही है, बीएसपी के नेता उन्हें बुलाए गए हैं, वहां पर दावत खाने चले भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी बहन जी ने रोका। जो शादी में पहुंचे 3 दिग्गज नेता उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया और मुनकाद अली अभी भी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है। तो साथियों इसमें कहीं ना कहीं जो बड़ा सवाल बीएसपी को लेकर उठ रहा है, इसका जवाब तो साथियों बसपा वाले ही दे पाएंगे, लेकिन जो हमको लगा कि शायद यही प्रॉब्लम हो सकती थी और इसकी वजह से बहन कुमारी मायावती जी ने मंडल प्रभारी मेरठ के अध्यक्ष प्रशांत गौतम को पार्टी से बाहर कर दिया, महावीर सिंह जिला अध्यक्ष गाजियाबाद के उनको पार्टी से बाहर कर दिया और काजीपुर के जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार को पार्टी से बाहर कर दिया। ये बड़ी कार्यवाही बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी ने की है। साथियों बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आपने देखा होगा बार बार निष्कासन की प्रक्रिया करती रहती है। क्या इतना ज्यादा नेताओं का निष्कासन पार्टी के लिए सही है? जबकि आज बहुजन समाज पार्टी अपने सबसे ज्यादा बुरे दौर से गुजर रही है। पिछले 10 साल से बहुजन समाज पार्टी को राजनीति में कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी है, उसके बाद भी तमाम बीएसपी के नेताओं को बहन कुमारी मायावती जी बाहर निकाल रही है। और जो एक सबसे बड़ी खबर है, बहुजन समाज पार्टी मीडिया से कोसों दूर है, सोशल मीडिया से भी कोसों दूर है। आखिरकार बहन कुमारी मायावती जी अपने प्रवक्ताओं को मीडिया में क्यों नहीं भेजती है, अपना आईटी सेल क्यों नहीं बनाती है, अपने बसपा के नेताओं को खुला क्यों नहीं छोड़ती है? अब खबर आ रही है कि आकाश आनंद को भी बहन कुमारी मायावती जी ने खुला नहीं छोड़ रखा है और झारखंड का चुनाव सर पे है, महाराष्ट्र का चुनाव भी सर पे है, उत्तर प्रदेश का चुनाव भी सर पे है। इनमें आपको कहीं पर भी आकाश आनंद नजर नहीं आए होंगे और नहीं आपको वो आगे आएंगे। जबकि हरियाणा का चुनाव हुआ, आकाश आनंद को फ्री हैंड दिया हुआ था, उन्होंने खुलकर प्रचार प्रसार किया, रैलियां की, सभाएं की, गांव गांव में जाके चौपालें लगाई। लेकिन आपको अभी वर्तमान में जो चुनाव चल रहा है इसमें आपको कहीं पर एक ट्वीट भी आकाश आनंद का नहीं दिखा होगा। उन्होंने सिर्फ बहन जी के ट्वीट को ही रिट्वीट करने का काम किया है। और अब मैं साथियों आपको बताऊंगा जो तमाम देश में वायरल खबरें हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। साथियों देश में मुख्य रूप से 2 बड़ी पार्टियां अब बची हैं, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। और हमारे देश का ये क्या हाल होने वाला है कि बीजेपी कांग्रेस के बगैर कोई भी तीसरी पार्टी सत्ता में बड़ी ही मुश्किल से आती है और ये पार्टी चाहती भी नहीं कि दूसरी कोई तीसरी पार्टी सत्ता में आए। लेकिन अगर देश का उद्धार करना है देश के लोगों को, तो कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर किसी तीसरे दल को देश की कमान सौंपनी ही होगी, तब जाकर हमारे देश का कुछ उद्धार होगा। और आजकल साथियों बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, राहुल गांधी हो, मोदी जी हो, अमित शाह हो, सबके सब बहुजन के नारे पर आकर खड़े हो गए। सबके सब लोग बहुजनों की बात करने लगे, SC ST OBC के लोगों की बात करने लगे। एक तरफ राहुल गांधी जाति जनगणना की बात लगातार कर रहे हैं कि देश में जाति जनगणना कराएंगे हम। उन्होंने तेलंगाना के अंदर जाति जनगणना की शुरुआत भी कर दी है। लेकिन क्या बीजेपी देश में SC ST OBC का दिल जीतने के लिए जातीय जनगणना करवा पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल देखने लायक होगा साथियों। और एक तरफ साथियों बड़ी खबर आ रही है चाइना से भारत के लिए। इस खबर को देखिए,
चीन ने पहाड़ और झील समेत अरुणाचल प्रदेश की 30 जगहों के नाम बदल दिए हैं। हमारे देश पर चीन लगातार कब्जा कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश की कई जगहों 30 जगह के नाम चीन अब तक साथियों बदल चुका है, लेकिन जो मोदी जी के चाहने वाले अंधभक्त है वो इस पर कुछ नहीं बोलेगा, न ही गोदी मीडिया कुछ बोलेगा और न ही बीजेपी का कोई नेता चीन को लाल आंख दिखाएगा। यानी कि जो चाइना है लगातार हमारे देश की जमीन पर कब्जा कर रहा है, लेकिन हमारे देश की जो छवि है वो देश के लोगों ने मोदी के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजा रखा है कि मोदी है तो मुमकिन है, और ये भी मोदी है तो मुमकिन है तभी हो पाया है कि चीन ने हमारे देश की 30 जगहों के नाम भी बदल डाले हैं। हमारे देश के पहाड़ों को कब्जा लिया, झीलों को कब्जा लिया, कुछ गांवों को भी कब्जाने की तैयारी है चीन की। इस पर जवाब कौन देगा? इस पर बीजेपी वाले कब बोलेंगे? इस पर देश का मनवादी गोदी मीडिया कब बोलेगा? ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा। जनता से पूछिए, इन सवालों को पूछिए, ये कब तक होता रहेगा? और एक तरफ साथियों मणिपुर में इस खबर को देखिए, पहले किया बलात्कार फिर महिला को जिंदा फूका। मणिपुर में उग्रवादियों का आतंक, जला डाले 17 घर। मणिपुर में साथियों आज भी दंगा हो रहा है, जो पिछले करीब 1 साल से दंगा चल रहा था, आज फिर वहां पर दंगा देखने को मिला है। वहां पर आतंकवादियों का आतंक है, 17 घरों को भी फूंक डाला। मणिपुर से बड़ी खबर है, यहाँ पर बीजेपी का राज है। इस पर क्या कहेंगे आप? और एक तरफ साथियों हमारे देश के एक रेलवे कर्मचारी का बड़ी ही दर्दनाक हादसे में मृत्यु हो चुकी है। ट्रेन की 2 बोगियों के बीच में फंसकर दबकर कर्मचारी की मौत हो गई। इस पर पूरा देश शोक मना रहा है, लेकिन जो हमारे देश में रेल मंत्री है अश्वनी वैष्णव, वो कुछ कहेंगे आकर? या तमाम देश में दुर्घटनाएं होती रहेंगे, कर्मचारी मरते रहेंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? इनसे हमारे देश की जनता पिछले 1 साल से लगातार इस्तीफे की डिमांड कर रही है कि आप इस्तीफा दे दीजिए, जब आपसे ट्रेन नहीं चल रही है तो इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन ये लोग कुछ नहीं कहेंगे, ये लोग बेशरम हो चुके हैं। और एक तरफ साथियों एक बयान आया है हिंदू धर्म के एक मुखिया का, जिनका नाम है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान आया है। जब मक्का में 40 किलोमीटर दूर से ही हिंदुओं को रोक दिया जाता है, तो हमारे महाकुंभ में मुसलमानों का क्या काम है? महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर बोले स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, भारत में मुसलमानों का कोई काम नहीं है। पहले भी इस तरह के बयान खुलकर दे चुके हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। साथियों ये इनका फोटो है, लगातार हिंदू मुस्लिम को लेकर जहर उगलते रहते हैं। आपका इस पर क्या कहना है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। अब अगले इतना ही, धन्यवाद।